दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, परिणाम आने के बाद अब सरकारें भी बन गई। अब पूरे देश की नजर अगले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर लगी है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो राज्य है दोस्तों, इन 5 राज्यों में जहां अगले वर्ष की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, वह राज्य है उत्तर प्रदेश। और उस उत्तर प्रदेश में जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। और ये जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है दोस्तों, वो डीएम जो फॉर्मूला है, दलित मुस्लिम फॉर्मूला दोस्तों, इसकी आप कह सकते हैं कि पहली बार इसकी चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है, अगर लोकसभा चुनाव के बाद, विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी को अगर लगातार अगर आप फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको इसका संकेत पूरी तरीके से मिल जाएगा कि क्या कारण था कि राहुल गांधी के दूत मायावती से मिलने के लिए गए थे। क्यों राहुल गांधी ने कल ये बात पब्लिक डोमेन में कही कि हम अब कांग्रेस के लोग अल्पसंख्यक शब्द के बदले खुलेआम मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की दोस्तों? सीधी है, सीधी रणनीति है। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमानों का वोट और 20% दलितों के वोट पर राहुल गांधी की नजर है। अब ये राहुल गांधी की रणनीति कितनी सफल होती है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी नीति को, अपनी योजनाओं को अमली जामा कैसे पहना पाते हैं। कोशिश कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया था। आपको याद होगा, बिहार विधानसभा चुनाव से 6 महीना पहले कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया था। एक दलित चेहरे को बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। कन्हैया कुमार जैसे एक अलग पहचान रखने वाले चेहरे को बिहार में अपनी रणनीति के केंद्र में रखा था, जिससे कि कन्हैया कुमार के द्वारा मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित किया जा सके। लेकिन कांग्रेस अपनी उस रणनीति पर स्ट्रिक्टली, उस रणनीति को अमली जामा पहनाने में असफल रही। कांग्रेस पार्टी झुक गई तेजस्वी यादव के समक्ष। परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो सवाल है कि इस बार जिस रणनीति के तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये 2 घटनाएं घटी, केवल ये 2 घटना नहीं दोस्तों, याद कीजिए 2 महीना पहले की बात है। कांग्रेस पार्टी की सबसे, जिसे हम कह सकते हैं कि सीनियर मोस्ट दलित चेहरा मीरा कुमार की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। बाबू जगजीवन राम की पुत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मीरा कुमार को लगाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके बाद जिस प्रकार से मायावती से मिलने का प्रयास किया गया दोस्तों, मायावती से बातचीत नहीं हो पाई, मायावती के घर के बाहर से ही लौटा दिए गए। लेकिन एक संदेश कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के दलितों को देने का प्रयास किया उसके माध्यम से कि कांग्रेस चाहती क्या है। कांग्रेस चाहती है दलितों को जोड़ना, लेकिन कांग्रेस ने यह संकेत दिया कि कांग्रेस तो चाहती है मायावती को साथ में लाना, लेकिन मायावती आने को तैयार नहीं, इसलिए कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के सरकार से, नरेंद्र मोदी से डरती है। और डरा हुआ चेहरा नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को यदि बचाना है अगर, तो फिर नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई करनी पड़ेगी। ये संदेश राहुल गांधी देना चाहते थे मायावती के यहां अपने दूत को भेजकर। साथ ही जैसा मैंने बताया, मुस्लिम कार्ड खेलने का राहुल गांधी का प्रयास। स्पष्ट कहा, अल्पसंख्यक चर्चा हम नहीं करेंगे। अल्पसंख्यक में दोस्तों आपको पता है, अल्पसंख्यक कैटेगरी में मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि अल्पसंख्यक के बदले उत्तर प्रदेश में हम सीधे मुसलमानों की बात करेंगे। दोस्तों अगर विगत कई चुनावों को, विशेषकर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से अगर हम देखें, तो अलग अलग राज्यों में मुस्लिम राजनीति के अंदर एक परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। परिवर्तन जो दृष्टिगोचर हुआ दोस्तों, उस बात को आप गौर कीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां मुसलमानों की आबादी, बड़ी आबादी है, वहां हमने देखा कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही सीटें 5 ही मिली हो AIMIM को,
लेकिन एक माहौल ऐसा तैयार कर दिया बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने, जिससे कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो बातें दबी हुई थी, क्या बात दबी हुई थी? बातें दबी हुई ये थी कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर बार मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने में, चाहे पार्टी के अंदर हो, चाहे विधानसभा में टिकट का मामला हो, चाहे लोकसभा में टिकट का मामला हो, अन्य जातियों को, यादवों को टिकट बांटने में उदारता दिखाते हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं देते, पार्टी में पदाधिकारी नहीं बनाते, अपने बड़े कार्यक्रमों में, बड़ी रैलियों में मुसलमानों को मंच पर नहीं बैठाते। ये तो मुस्लिम स्वाभिमान का मुद्दा ओवैसी ने उठाया और उसका परिणाम भुगतना पड़ा। किसे भुगतना पड़ा? आरजेडी को बिहार में। कांग्रेस के तो सीमांचल में अगर हम बात करें दोस्तों, सीमांचल में कांग्रेस पार्टी के जो 6 विधायक हैं, इन 6 में से 4 एमएलए हैं दोस्तों जो सीमांचल से हैं, यानी बिहार का वो इलाका जहां मुसलमान अच्छी संख्या में है, मुसलमानों की संख्या बहुतायत है। लेकिन आरजेडी को मात्र 1 सीटों पर सफलता मिली थी दोस्तों, और वो 1 सीट भी थी केवल सुरक्षित विधानसभा सीट थी रानीगंज की। तो ये आंकड़े बताने के लिए पर्याप्त हैं कि मुसलमान मतदाताओं के बीच तेजस्वी यादव की तुलना में राहुल गांधी की लोकप्रियता ज्यादा थी, आरजेडी की तुलना में कांग्रेस की स्वीकार्यता अधिक थी। चलिए पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के पास बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के अलावे कोई विकल्प नहीं था। परिणाम से भी स्पष्ट हो गया कि ममता बनर्जी के अलावे कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जिन विधानसभा सीटों पर मुसलमानों को विकल्प मिला, वहां मुसलमानों ने विकल्प को आजमाया। हमने देखा कि 2 ही विधानसभा सीट, पिछली बार तो कांग्रेस के एक भी विधायक नहीं थे पश्चिम बंगाल में, इस बार 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे, दोनों मुसलमान। सीपीआईएम की एक सीट मिली दोस्तों, ये एक विधायक भी सीपीएम का मुसलमान। हुमायूं कबीर 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, दोनों पर जीते। क्यों जीते बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन कारणों से कांग्रेस जीती, जिन कारणों से सीपीआईएम के उम्मीदवार जीते, उन्हीं कारणों से, जिन कारणों से आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी चुनाव जीत कर आए। यानी जहां मुसलमानों को लगा कि ममता बनर्जी के अलावे विकल्प मिल सकता है, वहां मुसलमानों ने दूसरे विकल्प को आजमाया। ममता बनर्जी अंतिम विकल्प के रूप में सामने आई। क्यों? कारण क्या था? ममता बनर्जी भी वही राजनीति करती थी। पश्चिम बंगाल में लगभग 27 से 30% मुसलमान आबादी, लेकिन टिकट कितना दिया? टिकट ममता बनर्जी ने 30% मतदाताओं वाली जमात को 20% टिकट भी नहीं दिया। मात्र 48 विधानसभा सीटों पर ममता बनर्जी ने मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया। 294 विधानसभा सीटों में से 293 पर टीएमसी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, और 293 में मुसलमानों को मात्र 45 या 48 विधानसभा सीटों पर ममता बनर्जी ने टिकट दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने लगभग 77 या 79, ऐसा ही कोई फिगर है, जिस पर मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया। इसीलिए मैंने कहा कि चाहे बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम तीसरा उदाहरण है बड़ा। असम में दोस्तों क्या हुआ कि असम में बदरुद्दीन अजमल की राजनीति खत्म। क्यों हुई खत्म? इसलिए कि मुसलमानों को लगा कि बदरुद्दीन अजमल कभी भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ ही नहीं सकते। उल्टा बदरुद्दीन अजमल की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। असम में यदि भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आई है, तो उसका जिम्मेवार असम में बदरुद्दीन अजमल और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है। आपको याद होगा दोस्तों, ममता बनर्जी के जो ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के बारे में राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था परिणाम आने से पहले। परिणाम आने से पहले कहा था राहुल गांधी ने कि ममता बनर्जी की राजनीति, ममता बनर्जी की जो एक्सट्रीमिज्म वाली राजनीति है, अतिवादी राजनीति है, उसके कारण वोटों का इस प्रकार का ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, जहां पर तीसरी ताकत के लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन जहां बची वहां 2 सीटें कांग्रेस जीती, 2 हुमायूं कबीर, 1 नौशाद सिद्दीकी, 1 सीपीएम को मिली सीटें। केरल में दोस्तों 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में
5 साल के बाद वापस नहीं आ पाई थी। इसलिए नहीं आ पाई थी कि मुस्लिम वोट में विभाजन हुआ था। इस बार मुसलमानों का वोट 100% कांग्रेस के साथ था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सहायता से केरल में चुनाव जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा दोस्तों याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बहुमत पाने में नाकाम रही, बीजेपी का आंकड़ा 240 सीटों पर अटक गया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां अखिलेश यादव दावा करते हैं कि पीडीए के कारण अखिलेश यादव को जीत मिली थी, दरअसल न पीडीए के कारण जीत मिली थी, न नरेंद्र मोदी की अलोकप्रियता के कारण जीत मिली थी। सबसे बड़ा फैक्टर था दलित वोट। दलितों के अंदर एक बात दिमाग में आई कि जब बीजेपी ने ये नारा दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में कि अब की बार 400 पार, तो ये संदेश गया, ये नैरेटिव बना विपक्ष का कि अब की बार 400 पार इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बदलकर ये मनुवादी संविधान लागू करेंगे, ब्राह्मणवादी संविधान लागू करेंगे, आरएसएस का संविधान लागू करेंगे, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पहचान पर संकट, दलितों के लिए संकट, दलितों का हिंदू राष्ट्र में उनकी जगह 2 दर्जे का होगा। विपक्ष का जो ये नैरेटिव था, उस नैरेटिव के कारण दलितों का समर्थन मिला, मुसलमानों का समर्थन तो हर चुनाव में बीजेपी के खिलाफ रहा। जो पार्टी जिस राज्य में बीजेपी के खिलाफ होती थी, मुसलमान उस पार्टी को वहां वोट डालते थे। 2024 में भी डाला था। परिणाम में जो अंतर आया दोस्तों, वह अंतर लाया था दलित वोटर ने। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, आप देखिए कहां कहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। जिन राज्यों में नुकसान हुआ था मेजर, वो राज्य ऐसे हैं दोस्तों जहां दलितों की बड़ी आबादी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश, चाहे वो महाराष्ट्र, चाहे वो तमिलनाडु। ये 3 राज्य ऐसे थे दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था, एनडीए को नुकसान हुआ था। तमिलनाडु में तो खैर बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ताकत तो थी। लेकिन अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि चूंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही थी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए डीएमके के पक्ष में, और वही कारण था कि 39 के 39 सीटें तमिलनाडु में इंडिया अलायंस जीतने में कामयाब रही थी। ठीक 2 साल के बाद आप देख लीजिए 2026 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन चारों खाने चित हो गई। यानी वो वोट पॉजिटिव वोट नहीं था स्टालिन के पक्ष में, वो वोट निगेटिव वोट था जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मिला था। क्योंकि बीजेपी को रोकने में डीएमके और कांग्रेस पार्टी का अलायंस ज्यादा मजबूत दिख रहा था अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के तुलना में। लोगों को लगता था कि चुनाव बाद एआईएडीएमके बीजेपी के साथ जा सकती है, इस कारण से डीएमके को सफलता मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में डीएमके चारों खाने चित हो गई, कांग्रेस डीएमके का गठबंधन। इसीलिए राहुल गांधी का मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकना है तो एकमात्र समीकरण जो सबसे मजबूत समीकरण बनेगा वो समीकरण होगा दलितों का और मुसलमानों का। इसीलिए लगातार चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे वो तनुज पुनिया हो, ऐसे चेहरों के बल पे कांग्रेस पार्टी लगातार, चाहे वो मीरा कुमार का चेहरा हो, लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच अपने आधार को मजबूत करने का, बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही मुसलमानों के कोई स्पष्ट संकेत है, मैसेज है कि नरेंद्र मोदी को रोकना है तो राहुल गांधी एकमात्र विकल्प है। और इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं, चाहे चुनाव किसी भी राज्य में हो, चाहे वो केरल में हो या पश्चिम बंगाल में हो, बड़ी जिम्मेवारी राहुल गांधी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेताओं को। चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, ऐसे जितने भी चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरों को लगातार आगे किया जा रहा है। इसीलिए किया जा रहा है कि मुसलमान मतदाताओं को यह संदेश दिया जा सके कि राहुल गांधी शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। यही मकसद है। अब इस मकसद को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा यही है कांग्रेस की, जिसे हम कहते हैं ना कि अनिर्णय वाली स्थिति, निर्णय नहीं ले पाना। दोस्तों चुनाव में जीत और हार
केवल आपके प्रयास पे निर्भर नहीं करती है, लेकिन जीतता वही है जो लड़ता है। सबसे पहली चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है कि क्या कांग्रेस लड़ती हुई दिखती है या नहीं दिखती है। और ये केवल सोचने से, संकेतों से संभव नहीं है। यह संभव तभी होगा जब सर पर मुरेठा बांधकर मैदान जंग में कांग्रेस लड़ेगी। और एक बात तो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि कांग्रेस के रास्ते में बीजेपी चुनौती नहीं है, कांग्रेस के रास्ते की चुनौती है क्षेत्रीय दल। जब से क्षेत्रीय दलों का भारत की राजनीति में जैसे जैसे आप राज्य दर राज्य आप आंकड़े निकालिए दोस्तों, चुनाव दर चुनाव आप आंकड़े निकालिए, स्पष्ट दिखेगा आपको कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अपने कंधे पर सवार कराकर क्षेत्रीय दलों को मजबूत किया, हर उस राज्य में, हर उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, कांग्रेस ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। इसलिए अल्टीमेटली फैसला तो कांग्रेस को लेना होगा। मेरे जैसे राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी का काम यही है कि हर राजनीतिक दल को फैसलों के आधार पर और उन फैसलों के गुण दोषों के आधार पर आपके समक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करूं। हमारा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।